नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो आप देखिए, ये जो मॉनसून सत्र इस बार का हुआ, उसमें विपक्ष ने और खास करके राहुल गांधी ने अपना इतना गंदा चेहरा दिखाया। ये लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार कर रही है, लेकिन दरअसल लोकतंत्र के हत्यारे ये लोग खुद हैं। ये पूरा विपक्ष, ये जो इंडी ब्लॉक है और ये जो राहुल गांधी है, ये तो सबसे बड़ा हत्यारा है लोकतंत्र का। इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा हत्यारा है तो वो राहुल गांधी है। क्योंकि देखिए, ये राहुल गांधी के जिद की वजह से इस बार का मॉनसून सत्र जो है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। इन लोगों ने कोई काम धाम नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर कामकाज होगा तो सरकार अपने बिल पास करवा लेगी, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। इन्होंने सोचा कि नहीं, हंगामा करते हैं। और ये जो सरकार है प्रधानमंत्री मोदी की, वो विपक्ष के खिलाफ कोई कड़े एक्शन नहीं लेना चाहती, वरना बहुत स्पष्ट तरीका है। भाई, स्पीकर जो हैं वो इन सारे बिगड़ैल सांसदों को सदन से बाहर कर सकते थे, और ये जो वो काम नहीं करने दे रहे थे, उनके एब्सेंस में सारा काम हो सकता था। यही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी जैसे विध्वंसक सोच वाले व्यक्ति संसद में घुस जाए, और जो उन्होंने किया, अब उसको तो गुंडागर्दी ही कहेंगे और क्या कहेंगे, कि हम सदन को चलने ही नहीं देंगे। तो लोकतंत्र में अगर आप सदन को नहीं चलने देंगे, लोकसभा को, राज्यसभा को नहीं चलने देंगे, तो आप किस मुंह से आप वहां जाते हैं? किस काम के लिए जाते हैं भाई? मारपीट करने के लिए जाते हैं? मुक्का मुक्की करने के लिए जाते हैं? सदन में क्या होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है? हर किसी को अपनी बात रखनी होती है, बहस होता है, मुद्दा कोई भी हो। अब देखिए, इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जंतर मंतर पे पुलिस ने छात्रों के ऊपर बल प्रयोग किया, एक पेलेट गन चल गया। तो अमित शाह के बयान दें। भाई, ऐसा है कि पहले तो इन मामलों में अगर पेलेट गन चलता है, कोई भी गन चलता है, तो गृह मंत्री के आदेश की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको इतनी भी समझ नहीं है तो आपकी समझ बड़ी ही छोटी है। राहुल गांधी को यह बात समझना चाहिए। गृह मंत्री ऑर्डर देगा, भाई वहां पे मैजिस्ट्रेट होता है, डीसीपी के पास पावर है। अच्छा, चलिए, उसके बाद जब सरकार तैयार हो गई कि ठीक है अमित शाह बयान देंगे, तो राहुल गांधी भाग गए, बोले ना हम लेक्चर नहीं सुनेंगे। अरे, तो लेक्चर नहीं सुनोगे तो अभी तक क्या मांग कर रहे थे तुम? देखिए, ये जो इनकी बेशर्मी है, इनकी बेहयाई है, इस बार लोकसभा में सिर्फ 16% प्रोडक्टिविटी रही है और राज्यसभा में 31% प्रोडक्टिविटी रही है। बाकी पूरा समय बर्बाद हो गया। देखिए, ऐसा व्यवहार विपक्ष का शर्मनाक है। अगर सरकार यह कहे कि नहीं भाई, हम बहस नहीं करना चाहते, तो बात बनती है। सरकार तैयार है कि किसी भी मुद्दे पे बात कर लो, लेकिन इनकी जिद है कि नहीं भाई, हम तो सदन चलने नहीं देंगे। और शर्म की बात क्या है कि ये लोग इस बात पे गर्व लेते हैं, गर्व करते हैं कि भाई हमने सदन को चलने नहीं दिया। यही तो लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी, तुम लोकतंत्र के हत्यारे हो, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, गुरुवार को मॉनसून सत्र खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गए। आपको पता है, उसके बाद ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, वो कहते हैं विपक्ष की 5 बड़ी उपलब्धियां हैं, और सबका सार यही है कि इन्होंने सदन को नहीं चलने दिया, इन्होंने संसद को नहीं चलने दिया। अरे भाई जयराम रमेश, आपको इस पे शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों ने संसद को नहीं चलने दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाई 5 बड़ी उपलब्धियां हैं, और 5 उपलब्धियां क्या गिनाई उन्होंने, कि ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल जो सरकार लाना चाहती थी वो नहीं आ पाया। दूसरा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, वो नहीं आ पाया। देखिए, शिक्षा से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन था, तो ये खुश है कि नहीं आया। अब ये विंटर सेशन में सरकार लाएगी, अगर
हालात ठीक रहे तो। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था 130वां अमेंडमेंट बिल जो था, जिसमें कि यह व्यवस्था थी कि चार्जशीट के बाद मंत्री, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर वो बर्खास्त हो जाएंगे, वो नहीं आ पाया। अब देखिए, भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए और खास करके बड़े ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन इन लोगों ने नहीं आने दिया और इसको ये उपलब्धि गिना रहे हैं, कह रहे हैं ये उपलब्धि है। फिर वो कहते हैं कि एफसीआरए बिल नहीं आ पाया। सरकार बहुत कह रही थी कि हम एफसीआरए बिल लाएंगे। ऐसा है जयराम रमेश कि सरकार को आप समझते नहीं है। नरेंद्र मोदी ने मन बना लिया है कि एफसीआरए बिल पास होगा और वो पास होकर के रहेगा। आप ये खुश हो रहे हैं ना कि एफसीआरए बिल चला गया जेपीसी में, तो जेपीसी में ही तो गया है। ये किसने आपको कह दिया कि ये बिल अब पास नहीं होगा? आपको याद है वक्फ अमेंडमेंट बिल, आप लोगों ने जब हंगामा खड़ा किया तो वो भी जेपीसी में गया, लेकिन जेपीसी से लौट के आया और फिर वो पास भी हो गया। अब तो एक्ट बन गया, सारे देश में लागू है। तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमने एफसीआरए बिल आने नहीं दिया। एफसीआरए बिल आएगा, जेपीसी से वापस आएगा और पास भी होगा, लेकिन इसको वो अपनी उपलब्धि के तौर पे देख रहे हैं। आप सोचिए। फिर फाइनल वो कहते हैं कि सरकार 2/3 बहुमत पाने की कोशिश कर रही थी, डिलिमिटेशन बिल लाने की कोशिश कर रही थी, महिला रिजर्वेशन बिल लाने की कोशिश कर रही थी, वो भी नहीं कर पाई। ऐसा है कि सरकार जब भी चाहेगी इस डिलिमिटेशन बिल को पास करवा लेगी। सरकार ये चाहती है कि एक कंसेंसस से ये बिल पास हो, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह मोदी सरकार 2/3 बहुमत तक पहुंच गई है। ये ठीक है, एनडीए के पास अपना बहुमत नहीं है, लेकिन जयराम रमेश आप ये भूल गए कि अब डीएमके ने आपका साथ छोड़ दिया है। क्या आप भूल गए कि तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है और 20 से ज्यादा सांसद अब एनडीए का समर्थन कर रहे हैं? क्या आप भूल गए कि शिवसेना के सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं, एनडीए का समर्थन कर रहे हैं? 2/3 आंकड़ा दूर नहीं है, इसलिए आप बहुत खुश मत होइए। ये तो मोदी सरकार विपक्ष के साथ बहुत ही दोस्ताना व्यवहार कर रही है, वरना जिस दिन सरकार यह फैसला कर ले कि एनफ इज एनफ, उस दिन इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे? सदन में जो भी इस तरह का आचरण करता है, स्पीकर के पास पावर है, उनको पूरे सत्र के लिए बर्खास्त कर सकते हैं और ये सारे बिल पास हो जाएंगे। मोदी सरकार ने जिस दिन ये दृढ़ता दिखाई, उस दिन ये सारे कलेश खत्म हो जाएंगे। अच्छा देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कांग्रेस के जयराम रमेश ने ये सारी 5 उपलब्धियों की बात की। उनको थोड़ी भी शर्म नहीं है। जिसको उपलब्धि कह रहे हैं वो विपक्ष का एक्सपोज होना है। शशि थरूर ने कुछ दिन पहले कहा था कि विपक्ष अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। कैसे? वो ऐसे कि विपक्ष के पास सदन में मौका होता है कि लोगों का मुद्दा उठाए और सरकार की आलोचना करे, तो बहस होगा, सदन चलेगी, तभी तो ये होगा। उन्होंने कहा कि भाई आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको तो एक्सेस होता है गवर्नमेंट का, मंत्रियों का, वो अपना काम करवा लेंगे। आप कैसे करवाएंगे? तो आपको तो सदन में ही बोलना पड़ेगा ना। और उन्होंने याद दिलवाया कि कैसे 1966 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आपके पास नंबर्स हैं, हमारे पास तर्क हैं। तो विपक्ष को अगर अपने तर्क सामने रखना है तो संसद को चलने देना होगा। भाई संसद को चलने देना होगा ना। शशि थरूर ने भी जो समझाया वो राहुल गांधी को सुनना चाहिए, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जिसको ना बोलने का तमीज है ना कोई समझ है। अब देखिए, गुरुवार को उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, जिसको कहते हैं ना कि टू हिट बिलो द बेल्ट, उस तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया। अब वो कहते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री तो रात में सोते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे छिपे हुए कारण हैं जिनकी वजह से रात में नहीं सोते हैं। अच्छा भाई, प्रधानमंत्री नहीं सोते हैं, लेकिन वो काम कितना करते हैं आपने देखा है? अमेरिका से भी लौटते हैं तो अगले दिन वो किसी कार्यक्रम में नजर आते हैं, तो सरकारी काम से जाते हो। राहुल गांधी आप जैसे ही मौका मिलता है विदेश भाग जाते हो। क्या करते हो आज तक किसी को पता नहीं है। कहाँ वियतनाम, थाईलैंड, आप कहाँ कहाँ चले जाते हो। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी ने शालीनता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब देखिए, वो कहते हैं कि
हमारा काम बड़ा आसान है क्या? वो कहते हैं कि हमारे लिए चीजें आसान हो गई कि नरेंद्र मोदी रात में नहीं सोते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। और उसके बाद वो अमित शाह को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि अमित शाह उसको चाणक्य कहते थे, सरदार पटेल कहते थे, लेकिन वो गायब हो गया है। कहां गायब हो गया भाई? अमित शाह तो संसद में आकर तुम्हें चुनौती दे रहे हैं कि आओ बहस कर लेते हैं। चलो, छात्रों पे जो बल प्रयोग हुआ उसी पे बात करना चाहते हो ना, वो उसके लिए भी तैयार है। ये तो कांग्रेस भाग गई ना। और राहुल गांधी ने खुद कहा कि हमें लेक्चर नहीं सुनना है। तो क्या सुनना है आपको? मतलब कोई गाना गाया जाए वहां पे, क्या किया जाए भाई? सदन में आपके सवालों के जवाब ही तो देंगे वो। और सबसे मजे की बात यह हुई कि राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को फॉरेन पॉलिसी की समझ नहीं है। जी, ये इनको कितनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी की समझ है। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी सबको गले लगा लेते हैं, ये पता नहीं ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है। भाई, गले लगाने से व्यक्तिगत संबंध बनते हैं। राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आएगी। और देखिए, बेशर्मी की हद देखिए, वो जाकर के संदीप दीक्षित को गले लगाते हैं। और ये संदीप दीक्षित भी वैसा ही आदमी है, चमचागिरी में तो पीछे रहने वाला नहीं है। वो कहता है कि मैं कोई मेलेनी थोड़े हूं जो मुझे गले लगा रहे हो, हंस के मजाक करते हुए। मेलेनी जो इटली की प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। तो एक तरह से देखिए, इन्फ्लुएंस देखिए कि मेलेनी में थोड़े हूं जो मुझे गले लगा रहे हो। कितनी शर्मनाक बात है संदीप दीक्षित, आपको सोचना चाहिए। और राहुल गांधी तो खैर, उनसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। जब वो कहते हैं संदीप दीक्षित कि मैं मेलेनी नहीं हूं कि आप मुझे गले लगा रहे हो, तो राहुल गांधी कहते हैं कि अभी मैं उस स्टेज तक नहीं पहुंचा हूं। आप समझ रहे हैं इस बात को? इन लोगों ने बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी। किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी ओछी टिप्पणी हो सकती है क्या? ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी नफरत इस लेवल तक पहुंच गई है कि वो किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब चौकीदार चोर है नारा इन्होंने लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कड़ी फटकार लगाई थी। और अब ये माफी वीर बन गए। शिवराज सिंह चौहान के बेटे के ऊपर उन्होंने पनामा पेपर में जो मन में आया आरोप लगा दिया, और उसके बाद फिर कोर्ट ने जब इनको लताड़ा तो माफी मांग लिया इन्होंने। दूसरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, वो भी एक महिला प्रधानमंत्री के बारे में, राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने ओछी टिप्पणी की। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहिएगा? दूसरे कहते हैं कि राजनीति में अपने विरोधियों के लिए भी बड़ी शालीनता के साथ बात की जाती है। संसद में आप देखेंगे हर किसी को ऑनरेबल मेंबर कहा जाता है, सम्मानीय सदस्य। और एक राहुल गांधी, वो कहते हैं कि हम लोग जिनसे लड़ रहे हैं दे आर ए बंच ऑफ जोकर्स। मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को बंच ऑफ जोकर्स कह रहे हैं। और ये व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता है, राहुल गांधी। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसकी भाषा से तो बिल्कुल नहीं लगता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरे, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो 3 बार प्रधानमंत्री मोदी ने उनको 3 लगातार जनरल इलेक्शंस में पटका है, उसके बाद तो इनकी हालत खराब है। ये ईर्ष्या इनके अंदर इतनी ज्यादा हो गई है, भाई पार्लियामेंट क्यों बनवा दिया, सेंट्रल विस्टा क्यों बनवा दिया, इनको हर चीज की तकलीफ है। और अब ये जिसको कहते हैं ना कि टू हिट बिलो द बेल्ट, वो काम अब ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इटली की प्रधानमंत्री मेलनी को लेकर के ये अटैक कर रहे हैं और ओछी हरकत कर रहे हैं। तो सोचिए राहुल गांधी किस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो देखिए, राहुल गांधी ने इस पूरे मॉनसून सत्र को बर्बाद कर दिया। वो दूसरों के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कहते हैं कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। लेकिन इन लोगों ने जो हरकत इस बार की है मॉनसून सेशन में, ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, क्योंकि इन लोगों ने सदन को चलने नहीं दिया। सोचिए, जो लोकतंत्र का मंदिर है उसको फंक्शन नहीं करने दिया। तो राहुल गांधी और इनके पूरे गैंग ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है वो बड़ी शर्मनाक है, पूरा देश देख रहा है। और ये जिन चीज़ों को अचीवमेंट कहते हैं वो अचीवमेंट नहीं है, वो शर्म की बात है। और इस देश की जनता इस चीज़ को देख रही है। और इस शर्मनाक हरकत के लिए, विपक्ष की शर्मनाक हरकत के लिए, और राहुल गांधी ने उसको लीड किया, ये मुखिया है इन सारे शर्मनाक लोगों के लिए। ये इस गैंग के लीडर हैं। तो इस देश की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। 3 बार तो आप लगातार हारे हैं, अगली 4थी बार भी आपको बड़ी शर्मनाक हार मिलेगी, क्योंकि देश की जनता सब कुछ देख रही है कि आप कैसे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और आपको सजा 2029 में
जबरदस्त मिलेगी राहुल गांधी, आप ये मान करके चलिए। अभी देखिए आगे भी, अब तो मानसून सत्र खत्म हो गया, विंटर सेशन में भी ये लोग क्या करते हैं, सदन को चलने देते हैं कि नहीं देते हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी को अब एक डिसीजन लेना पड़ेगा, लोकसभा के स्पीकर को भी ये देखना पड़ेगा कि ये कुछ लोग मिलकर के अगर सदन को नहीं चलने दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। स्पीकर को पावर है, ऐसे लोगों को बाहर निकाल सकते हैं ताकि सदन सुचारू रूप से चले। ओम बिरला जी को इस बात पे गौर करना चाहिए ताकि सदन चले और देश की प्रगति का जो काम है, जो ये लोग रोक रहे हैं, इनकी मंशा को हराया जाए और देश की प्रगति के लिए काम हो। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।